नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूं मेरे चैनल पे पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। 3 साल से भी ज़्यादा हो गया पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज़ के ऊपर मेरा एक वीडियो है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। काफ़ी सारा व्यू भी उसमें हो चुका है और मैं अक्सर उससे पेशेंट इंस्पायर्ड होकर मुझसे क्वेश्चंस भी करते हैं, पेशेंट आते भी हैं। लेकिन बहुत कुछ चेंज हो रहा है मेडिकल साइंस में और बहुत कुछ हम लोग भी सीख रहे हैं, तो उसी वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन मैं ले आने का कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से। भले ही कि टाइम नहीं मिलता है, एक ही टाइम में बैठ के एक ही सेटअप पे लगातार कुछ वीडियो शूटिंग करके रखता हूँ, फिर जाके उसको अपलोड करता हूँ धीरे धीरे। उसका भी एडिट का टाइम हर टाइम अच्छा नहीं मिलता है, एडिट भी अच्छा से नहीं होता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ये मेडिकल कंटेंट है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। और जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। खास करके होम्योपैथी एंड रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन पेशेंट लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसा बीमारी है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर घर में एक पेशेंट का आजकल पाया जाता है। तो क्या है ये, कैसे हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, होम्योपैथी इसको कहाँ तक ठीक कर सकता है, लाइफस्टाइल डाइट का इसका क्या चेंजेस है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, और व्हाट आर द टॉप मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन एंड व्हाट आर देयर इंडिकेशंस। तो चलिए वीडियो को लेंदी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। दोस्तों, सिंड्रोम जब वहाँ पे आता है, सिंड्रोम जो टर्म है ये हम लोग कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षणों के समाहार को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं जिनका पॉलीसिस्टिक ओवारी का सिम्टम्स होता है, लेकिन उनमें ओवारी में सिस्ट पाया नहीं जाता है, खास करके अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द लोअर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन में। तो इन पेशेंट्स को बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। और पॉलीसिस्टिक ओवारी जब अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन में मिल गया एब्डोमेन में, उसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो सिम्टम्स है वो भी है, तो है पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज। यही 2 बेसिक सिम्टम्स है। भले ही दोनों पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉलिसी सभी पैथी में लगातार सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स मैं कैसे समझूं कि मुझको पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम है, पीसीओएस है, पीसीओडी है। तो पीसीओएस और पीसीओडी का जो सिम्टम्स है, जो आज से 3-4 साल पहले हम लोग जो बताते थे, लगभग वही है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। जैसे लॉन्ग टर्म सबसे कॉमनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्टम्स है लॉन्ग टर्म एमिनोरिया, 2-4-6 महीना मेंस्ट्रुएशन नहीं होना। उसके साथ आता है कि 2-3 महीना बाद मेंस्ट्रुएशन होना। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट एडिशन है लॉन्ग टर्म मेनोरेजिया, मतलब एक बार मेंस्ट्रुएशन 3-4 महीने के बाद स्टार्ट हुआ तो लगातार 3 महीने 4 महीने से पहले खत्म नहीं हो रहा है। ये भी पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज का सिंड्रोम का एक हिस्सा है, सिम्टम्स आ रहा है अभी। नेक्स्ट, ओबेसिटी, मोटा हो जाना, ये भी पॉलीसिस्टिक ओवारी का सिम्टम है। उसके साथ आता है हिर्सुटिज्म, जैसे मेल लाइक हेयर ग्रोथ इन बियर्ड एंड मुस्टैच एरिया इन फीमेल, ये भी पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम का एक पार्ट है। उसके साथ ड्राई स्किन, डबल चिन, हेयर फॉल, मूड फ्लक्चुएशंस, स्लोनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंसी, ये पॉलीसिस्टिक ओवारी का काफ़ी हद तक बहुत सिम्टम्स आता है। आजकल ऐसा हो गया है मोर देन 40% रिप्रोडक्टिव एज के जो पेशेंट्स हैं हम लोगों के फीमेल, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम पाया जाता है। इसमें हम लोग जो टेस्ट कराते हैं कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, ये है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन। सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए क्योंकि सीटी स्कैन में बहुत सारा रेडिएशन होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज सफिशिएंट। अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाने के बाद हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग जाए
तो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस से कि मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोला जाता है एलोपैथी में, इसका लगभग कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह दिया जाता है, हार्मोनल पिल्स देके मेंस्ट्रुएशन कराया जाता है, फिर हार्मोनल पिल्स देके मेंस्ट्रुएशन या एंटीकोआगुलेंट्स देके मेंस्ट्रुएशन बंद कराया जाता है। डाइट करो, ओबेसिटी करो। 1,00,000 रुपया का क्वेश्चन है कि ओबेस जो है उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है या पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के बाद ओबेस होता है। भले ये दोनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास आते हैं। हाँ, हम लोगों ने ट्रीटमेंट करते हुए देखा है कि अगर आप ओबेस हैं, ओबेसिटी विथ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इन केसेस का प्रोग्नोसिस बहुत बैड होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होम्योपैथी चलते चलते अगर पेशेंट वेट लॉस करता है या वेट को बढ़ने नहीं देता है तो भी पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत ही हद तक अच्छा होता है और पेशेंट बहुत हद तक अच्छा क्योर हो जाता है। हाँ दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम होम्योपैथी में क्योर होता है। एक केस नहीं है, लाखों केस है, हर दिन हो रहा है। लेकिन इसका कुछ प्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट नंबर 1 प्रेजेंटेशन, ग्रुप ऑफ पेशेंट जो हम लोगों के पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, लॉन्ग टर्म एब्सेंस ऑफ मेंसेस, बहुत दिन तक मेंस्ट्रुएशन ना होना या लॉन्ग मेंसेस को लेकर आते हैं। उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज रहता है, पॉजिटिव पॉलीसिस्टिक ओवरी रहता है। उसके साथ हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद कि हम पेशेंट का कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स में थोड़ा बहुत अल्ट्रासोनोग्राफी करने पर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज ओवरी दिखने को मिलता है, खास करके एब्डोमिनल यूएसजी में कि अभी भी कुछ सिस्ट है। नेक्स्ट और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट आते हैं जो काफ़ी थोड़ा सा एजेड हो, किसी का एक बच्चा है, ऑलरेडी चाइल्ड बर्थ हो गया है, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोसिस हुआ है। भले आज से 5-7 साल पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि एक पेशेंट मेरे पास ऐसे आया जो ऑलरेडी एक बेबी ले चुका है, फिर दूसरा बेबी ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, डायग्नोसिस पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है। तो ऐसे भी पेशेंट्स काफ़ी हम लोगों के पास आते हैं। इन लोगों में हम लोगों का उद्देश्य, मोटो ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है, जिन प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आ रहा है वो प्रॉब्लम पहले ठीक हो जाए। अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इशू पहले खत्म हो जाए, उसके बाद देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ठीक होता है या नहीं होता है। और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देना हम लोग बहुत अच्छा दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, हिरसुडिज्म, विरिलिज्म जैसे अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ड्राई स्किन, ये सब हम लोग बहुत ही, मूड फ्लक्चुएशन, इवन होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत ही इजी हम लोग कॉम्बैट कर देते हैं। लेकिन जो रेमनेंट ऑफ द डिजीज रहता है, थोड़ा थोड़ा सिस्ट ओवरी के आसपास में, ये कभी कभी रह सकता है। इससे डरने का बात नहीं है। लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहिए, वेट पुट अप मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये दोनों पैरामीटर्स जो एक काफ़ी एजेड, मतलब 25 के आसपास या 30-35 के जैसे पेशेंट्स हम लोगों के पास फ्रेश पॉलीसिस्टिक ओवरी के केस लेके आ रहे हैं, और एक आते हैं फ्रेश स्कूल ग्रोइंग किड्स जो 14-15 साल के होते हैं, प्यूबर्टल एज के, पॉलीसिस्टिक ओवरी जनरली प्यूबर्टल एज का ही प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट, इन दोनों पेशेंट को ट्रीट करने के बाद, और किसी कोई रिजिड केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी आ जाता है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जिनमें बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए मैं खास करके प्योर होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग डाइटरी गाइडलाइन, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज गाइडलाइन देता हूं, तो काफ़ी हद तक वो पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, लगभग मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं हम होम्योपैथी में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का इलाज? सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं, कोई भी फिक्स्ड मेडिसिन नहीं है। बहुत सारा मेडिसिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उस सब मेडिसिन सिम्टोमेटिकली, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी, किसी भी अच्छा इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ से आप लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए। और ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन आएगा तो उसी मेडिसिन से क्योर हो जाएगा, उस मेडिसिन से दूसरा मेडिसिन भी जा सकता है। जैसे किसी एक पेशेंट को मैंने पाल्सेटिला देकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद उस पेशेंट में नेट्राम्यूर आ सकता है, उसके बाद उस पेशेंट में साइलेशिया आ सकता है, उसके बाद उस पेशेंट में लाइकोपोडियम आ सकता है। ऐसे करके ट्रीटमेंट होता है जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट में होता है। और उसके बाद जाके जो ट्रीटमेंट होता है खत्म होता है। तो एवरेज 6 मंथ to 2 years पॉलीसिस्टिक ओवरी का केसेस में हम लोगों को लगता है। और
जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं प्योर होम्योपैथी, क्लासिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, जिनमें पूरा केस हिस्ट्री बनाया जाता है पेशेंट का फ्रॉम हेड टू फुट, बहुत सारा सिम्टम्स, सब हर सिम्टम्स लिया जाता है, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट का पूरा डिटेल्स, मेंटल सेटअप, माइंड, मेंटली पेशेंट कैसा है, सब कुछ लिया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पेशेंट का, जिसमें पेशेंट का माइंड रिलेटेड काफ़ी हद तक रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलामिको पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस डेविएशन। यही पॉलीसिस्टिक ओवरी का कोर पैथोलॉजी है। जो हाइपोथैलामस होता है ब्रेन में, जो सेंटर ऑफ इमोशन एंड सेंटर ऑफ थर्मोरेगुलेशन होता है, उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हम लोगों के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सब हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। फिर ये जो ट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, खास करके एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके ओवारी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकालने में हेल्प करते हैं। ये जो चेन है, हाइपोथैलेमस से एक निकला, फिर जाके वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी से जो निकला वो जाके फिर ओवारी को स्टिमुलेट किया। ये जो चेन ऑफ सिग्नलिंग है, यहाँ पे अगर कहीं पे सिग्नलिंग स्लो हो जाए या कहीं पे सिग्नलिंग ज़्यादा फास्ट हो जाए, इसके लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी बेसिकली डेवलप होता है। यही प्रोसेस से पॉलीसिस्टिक ओवरी डेवलप होता है। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डेवलप हुआ, इसका जड़ देखिए हाइपोथैलामस है, और हाइपोथैलामस इज द बॉस ऑफ कंट्रोलिंग इमोशन। जो पेशेंट ज़्यादा इमोशनल होंगे, जो पेशेंट ज़्यादा इमोशनली अपसेट होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, टेंशन में होंगे, साइलेंट ग्रीप, एकदम दमा हुआ दुख उनमें रहेगा। ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन जो पेशेंट किसी को नहीं बता सका, खास करके चाइल्डहुड सप्रेशन ऑफ डिजायर। छोटा जब था, मुझको कंपेयर किया जाता था मेरे भाई से, मेरे दूसरे बहन से। मैं स्लो था, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, मैं सेक्सुअली असल्ट हुआ था छोटा जब था, मैं फिजिकली असल्ट हुआ था छोटा जब था, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मुझसे मेरे फ्रेंड्स मुझसे ठीक से बात नहीं करते, मेरे बॉयफ्रेंड मुझको छोड़ के चले गए हैं, कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन नहीं रहा है, मैं पढ़ाई लिखाई में क्यों स्लो हूँ, मुझको अच्छा कुछ करना है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर सकता हूँ। और इसका ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन आता है कि मैं फास्ट होना चाहता हूँ, मेरा एक नंबर भी किसी से कम आ जाए तो मुझको बहुत हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है। इन सभी केसेस में फ्यूचर में जाके फीमेल चाइल्ड्स का पॉलीसिस्टिक ओवरी अक्सर देखा जाता है। मेरे क्लिनिक में 99% जो फीमेल्स हैं, जो प्यूबर्टल एज के, खास करके 14 से लेके 19 के एज के पॉलीसिस्टिक ओवरी लेके आते हैं, उन सभी पेशेंट्स में मैं ये हिस्ट्री पॉजिटिव ही पाता हूँ। इसके साथ एक डाइटरी एरर, जितने ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज डाइट से हम लोग ले रहे हैं, जैसे चिकन वगैरह खा रहे हैं, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स हार्मोन उससे शरीर में आने का चांसेस हो जाता है। भले ही कितना आता है उतना हीट में पकाने के बाद ये थोड़ा सा और भी ऑथेंटिक जगह पे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चांसेस रहता है। बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, तो इसीलिए अगर कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी लेके, मतलब एक बच्चा है दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, या प्राइमरी इनफर्टिलिटी लेके कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण बच्चा नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई इशू लेके कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है लेकिन शादी नज़दीक है, 6 महीना 1 साल में शादी है, इसको ठीक कर दीजिए डॉक्टर बाबू, ऐसे कोई इमरजेंसी इशू लेके आता है, तो मैं पेशेंट को बोल देता हूँ यू हैव टू बी कम्प्लीटली वेगन फॉर सम ईयर्स या फॉर लाइफ टाइम। वेगन मतलब मिल्क नहीं, मीट मछली अंडा भी नहीं। ये डाइट में अगर किसी सीरियस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी का हम लोग रख दें, तो उसके साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे, तो पेशेंट लगभग मैक्सिमम जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये तो गया कैसे बीमारी होता है, क्यों होता है, कैसे। अभी होम्योपैथी पार्ट में आ जाए। होम्योपैथी पार्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, जो कोई भी पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट अपने आप ले सकता है घर में, और उसको बेनिफिट होगा ही होगा। फर्स्ट में मैं बोल देता हूँ कुछ मेडिसिन जो होम्योपैथी में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग है पाल्सेटिला से। बहुत ही शांत स्वभाव का जो महिला होता है, बहुत ही इजी, जल्दी रो देने वाला, शांत, सेंटिमेंटल वाला, पानी बहुत कम पीती है, थ्रस्टलेस, विथ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमिनोरिया। उसके साथ पेशेंट जल्दी ही गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स में चला जाता है, पेशेंट का
कोई भी फैटी चीज़ जैसे बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, घी हुआ, बटर डालडा हुआ, ये सब खाने पर गैस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग पाल्सेटिला से स्टार्ट करते हैं, हाईली इमोशनल पेशेंट्स। इसके बाद एक ग्रुप ऑफ पेशेंट आता है जो ओबेसिटी विथ पॉलीसिस्टिक ओवरी लेके आता है। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम उसको लगा ही रहता है, बहुत ही ठंडा उसको सहन ही नहीं होता है। उसके साथ पेशेंट स्लो है, इंडिसिसिव है, थोड़ा सा डरा हुआ है। पेशेंट को खाने में अंडा बहुत पसंद है, पेशेंट को खाने में चिकन बहुत पसंद है, स्वीट्स बहुत पसंद है, पेशेंट को वेजिटेबल से बहुत दिलचस्पी कुछ भी नहीं है। इन सब पेशेंट्स में हम लोग कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज करते हैं, और कैलकेरिया कार्ब इज द मेडिसिन फॉर मेजोरिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम केसेस। नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनमें इनमें भी ओबेसिटी होता है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होता है, हाथ पैरों से पेट का ओबेसिटी ज़्यादा होता है। इनमें हम थुजा यूज़ करते हैं। इन सब पेशेंट्स में पेशेंट में फिक्स्ड आइडिया रहता है, पेशेंट जिद्दी होता है, मैं करूँगा ही, मुझको होना ही नहीं चाहिए, ये मुझको क्यों बोला गया, ऐसा टाइप का फिक्स्ड आइडिया पेशेंट में होता है। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट में गले में, बैक में या अंडर आर्म से थोड़ा थोड़ा फूल गोभी के जैसा छोटा छोटा जो वाट्स होता है, ऐसा वाट्स होता है। और पेशेंट का साइकोटिक डीप एक्टिंग साइकोटिक बैकग्राउंड रहता है। इन सब पेशेंट्स में हम लोग साइकोटिक मतलब यहाँ पे माइंड वाला नहीं, साइकोटिक मायाजम मतलब होम्योपैथी में हम लोग जैसे मायाजम को पकड़ते हैं। तो इन सब पेशेंट में थूजा बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट एक और ज़्यादा और वही बहुत नेट्रम्यूर आता है, हाईली इमोशनल फीमेल, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन मतलब समझाने जाओ फिर वो रेडी हो जाता है, और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नमक खाने में बहुत अच्छा दिलचस्पी है, कच्चा नमक हर टाइम खाता रहता है। उसको चावल अच्छा लगता है, ब्रेड एकदम अच्छा नहीं लगता है। इसमें भी वाट्स हो सकते हैं। हॉट पेशेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट गर्म को सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा धूप में चलने पर सर में दर्द हो जाता है। एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें नेट्रम्यूर दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के केसेस में और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्मोनल ड्रग्स होम्योपैथी में भी होते हैं, भले ही एलोपैथी के जैसे हार्मोनल ड्रग्स होम्योपैथी में नहीं होते हैं कि जिसका साइड इफेक्ट हो। हार्मोनल ड्रग्स होम्योपैथी में जो है वो बहुत ही इम्प्रूव वर्जन है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती। उसमें से ही एक है थायरॉयडिनम। चिली पेशेंट, ठंडा सहन नहीं होता है, कैलकेरिया कार्ब या थुजा के जैसा मोटा हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ थायराइड या ऑलरेडी थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ भी पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट का एलर्जिक टेंडेंसी है, स्किन में एलर्जी या सर्दी खांसी जैसा एलर्जी लगा ही रहता है। ऐसे टाइप के पेशेंट्स को हम लोग थायरॉयडिनम भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो है फॉलिकुलिनम। फॉलिकुलिनम एक ऐसा नोसोड है जिसको हम लोग अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवरियन केसेस में यूज़ करते हैं। खास करके रिजिड केस, बहुत सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, बहुत सारा प्लान ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट में फेल हो चुका है, फिर भी पेशेंट का ओवुलेशन नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है, इनफर्टिलिटी का केसेस है। इन सब केसेस में हम लोग फॉलिकुलिनम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉलिकुलिनम ट्राई करके देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ और एक लास्ट जो है उफोरिनम। उफोरिनम हम लोग, मैं खास करके उन केसेस में यूज़ करता हूँ जहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ एक दूसरा लार्ज सिस्ट है, 3 mm का, 2.5 mm का, 2.5 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का लार्ज सिस्ट है, उसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। डार्मोइड सिस्ट है, उसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। और पेशेंट ओएल इंडिकेटेड बहुत सारा रेमेडी पेशेंट को दे चुके हैं, पेशेंट का सब कुछ रेमेडी फेल हो चुका है। ऐसे केसेस में हम लोग उफोरिनम यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा पेशेंट को बेनिफिट होता है। इन सभी मेडिसिन जो भी मैंने यहाँ पे बताया अब तक, इन सभी मेडिसिन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो किसी भी पोटेंसी, पावर, रिपीटेशन, डोज मैं नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि पेशेंट अगर आप इन मेडिसिन को घर में यूज़ करेंगे तो फेल्यूर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा सिम्टम्स देख के पेशेंट को दिया जाता है ये सब मेडिसिन। तो अच्छा किसी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाके पूरा हिस्ट्री के स्टिकिंग जैसे वीडियो को बैक करके देख लीजिए, मैंने बताया है वैसे आप ज़रूर लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, डाइट एंड लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी। डाइट के बारे में तो मैंने बताया, अगर आपका केस
सिंपल केस है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी 1 साल 2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट कोई इवेंट, लाइफ इवेंट नहीं है, इनफर्टिलिटी बच्चा ना होने का प्रॉब्लम आप में नहीं है, तो आप जरूर नॉर्मल डाइट में रह के वेट लॉस करके होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपका ये सब इवेंट है, लाइफ इवेंट है, बच्चा होने का इशू है, ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर भी सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं हो रहा है, ओबेसिटी घट नहीं रहा है, तो यू शुड बी कंप्लीट वेगन। ऐसे तो YouTube में आपको बहुत सारा लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उतना चीज़ हम लोग याद रह नहीं सकते, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कंप्लीट वेगन बन जाना। मीट, मछली, अंडा और दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पूरा छोड़ दीजिए, पूरा ग्रीन वेगन डाइट आप लीजिए, उसके साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट कीजिए। और एक्सरसाइज में बेस्ट है कार्डियो एंड योगा। कार्डियो एंड योगा, नो जिम ट्रेनिंग, नो एरोबिक्स, कार्डियो एंड योगा। कार्डियो मतलब आप योगा, आप आधा घंटा 45 मिनट्स आप योगा कीजिए। योगा करने के बाद पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम के पर्टिकुलर जो योगा पोजेस है वो आप कीजिए। यूट्यूब में अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर का आपका इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, पद्धति मिल जाएगा। उसके बाद आप योगा करने के बाद आप कार्डियो कर लीजिए। हाँ योगा यहाँ, हाँ दोस्तों, यहाँ पे योगा के बाद कार्डियो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि योगा से आपका काफ़ी हद तक कैलोरी घट जाएगा। लास्ट में जब आप कार्डियो कीजिएगा तो मैक्सिमम कैलोरी आपका घट जाएगा, बॉडी वेट बहुत जल्दी डाउन होगा। तो अगर वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर कॉन्स्ट्रक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों।